हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक हम चर्चा कर चुके थे मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड के बारे में, और उसके बाद में हमको आज डिस्कस करना है पॉलीसैकेराइड के बारे में, जो कि कार्बोहाइड्रेट का तीसरा पार्ट है। पॉलीसैकेराइड जो पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन निकलने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि ये अपने आप में एक तो बहुत बड़ा टॉपिक है, और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर मैटर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट काउंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, देखिए पॉलीसैकेराइड जो है, सबसे पहले बात आती है इसके निर्माण की। निर्माण की हम बात करें चरणों में, तो 10 से अधिक जो मोनोसैकेराइड हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे, वो 10 से अधिक मोनोसैकेराइड उत्तरदायी होते हैं इसके निर्माण में। जब इसका जलीय अपघटन किया जाता है, ठीक है, इसका पॉलीसैकेराइड का जब इसका जलीय अपघटन करते हैं तो ये दो भागों में टूटता है, जिसमें से एक को बोलते हैं क्या, मोनोसैकेराइड, और दूसरे का नाम होता है क्या, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है यहां तक बात, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। ये उन दोनों से अगर अपन प्रॉपर्टी के बेस पे बात करें, गुणों के आधार पर बात करें, तो ये स्वादहीन है, जबकि वो दोनों क्या थे, स्वाद में मीठे थे, और ये होते हैं जल में अघुलनशील। ठीक है, दे आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर एंड दे आर टेस्टलेस। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी इनके पास में यहां पर देखने को मिलती है। इसमें से जनरली क्वेश्चन हमारे पास में नहीं आता है, ये एक सामान्य, इसका एक बेसिक है जो आपको आना ही चाहिए। अब बात आती है कि पॉलीसैकेराइड के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसके पार्ट की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जिसका नाम क्या है, सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज जो है, इसका अगर अपन शुद्ध रूप की बात करें तो शुद्ध रूप इसका अपन को देखने को मिलता है कपास में, कॉटन में, और अप्रोक्सीमेट कितना, 90% तक। सेल्यूलोज जो है, ठीक है, ये बीटा ग्लूकोज के रेखीय बहुलक है। कैसे बहुलक है, रेखीय बहुलक है, यानी कि एक चेन टाइप स्ट्रक्चर जो है ये क्रिएट करते हैं। सेल्यूलोज जो है, इस सेल्यूलोज का पाचन, ठीक है, मनुष्य में आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से नहीं होता है, पूर्णतः नहीं पाया जाता है। कुछ तो पाया जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और बेसिकली पाचन की अपन बात करें तो जो भी शाकाहारी जंतु होते हैं, गाय भैंस वगैरह जो होते हैं, वो घास वगैरह जो खाते हैं, उसके अंदर सेल्यूलोज की क्वांटिटी होती है। शाकाहारी जंतु जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, पाचन कर सकते हैं, और ये जो पाचन होगा ये एक भाग में होता है, एक पार्ट में होता है, जिसका नाम होता है सीकम भाग। हमारे शरीर के अंदर दो आंत होती हैं, एक होती है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है बड़ी आंत, जिसको आप बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, जिसमें से आप एक को बोलते हैं सीकम, एक को बोलते हैं कॉलन, और एक को बोलते हैं आप रेक्टम। जब मैं आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगा, यानी कि पाचन तंत्र, तब मैं आपको उसके बारे में वहां पे चर्चा पूर्णतः हम वहां पे करेंगे। सीकम जो भाग है, इस सीकम भाग के अंदर जो ये जो अपना पाचन होगा सेल्यूलोज का, वो संभव होगा। अगर आप सीकम भाग के अपन आकार की बात करें तो इसका जो आकार है, किसका आकार, सीकम का, ये आकार मनुष्य में तो होगा छोटा, क्योंकि हमारे ज्यादा काम नहीं आ रहा है, लेकिन जानवरों में ये भाग पाया जाता है कैसा, बड़ा। जानवरों में इसका साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं बाकी। देखिए सेल्यूलोज जो है, इस सेल्यूलोज में एक बात और निकल कर आती है, वो ये कि सेल्यूलोज बहुत सारी चीजों को निर्माण के लिए उत्तरदायी है। जैसे कि अपन बात करें, जैसे कि सेल्यूलोज नाइट्रेट, ठीक है, जैसे कि सेल्यूलोज एसीटेट, जैसे सेल्यूलोज एसीटेट की बात करें
तो कपड़ा उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेलुलोज नाइट्रेट की बात करें तो विस्फोटक जो पदार्थ बनते हैं, क्रैकर्स जो बनते हैं, उसके निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। और इसके अलावा एक और होता है, इसका नाम है कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज, जिसका जो उपयोग है वो आइसक्रीम बनाने में तथा सौंदर्य प्रसाधन यानी कि जो ब्यूटी जो प्रोडक्ट हैं उन सौंदर्य प्रसाधन सामग्री में भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। अब यहां पर बात आती है कि एक्चुअल में और क्या इसके उपयोग हो सकते हैं। जैसे कि आपको बताऊं मैं, रेयन जो है उस रेयन का डेवलपमेंट सेलुलोज से होता है। ठीक है, किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है। तो यहां पर हमने जो पहली बात की है पॉलीसेकेराइड में, वो हमने यहां पे डिस्कस किया है सेलुलोज को लेते हुए कि सेलुलोज के जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं। क्लियर है यहां तक बात? अब आते हैं अगले पॉलीसेकेराइड के बारे में। यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, अब आते हैं हम किसके बारे में? अगले। एक बार इसको आप देख लें। ठीक है, अब आती है बात आगे। देखिए आगे जो आती है बात, ये हमारी बॉडी से संबंधित भी रहेगा। जैसे कि पहले मैं ले रहा हूं यहां पे ग्लाइकोजन। देखिए ग्लाइकोजन जो है ये अल्फा ग्लूकोज के, ठीक है, शाखित बहुलक है। पहली बात तो ये आपको याद रह जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है ये एक्चुअल में कुछ और नहीं, हमारे अंदर यानी कि जंतुओं के अंदर संचित भोजन है। यानी कि हम जो भी भोजन ले रहे हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं, उसका हमारे बॉडी में लीवर के अंदर, यकृत के अंदर स्टोरेज होता है, संरक्षित होता है वहां पे ये। तो वहां जिस फॉर्म में ये होता है, जिस रूप में होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का संग्रहण मैं आपको लिख देता हूं यहां पर। ग्लाइकोजन का जो संग्रहण है वो होता है किसमें? यकृत में। फिर एक बात और कि ग्लाइकोजन जो है ये जंतुओं में तो होता ही है, लेकिन जो कवक होती है, फफूंद जिसको आप बोलते हैं, कवक में भी इसका संग्रहण इसी फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक बात? ग्लाइकोजन हमारे चीज क्लियर हो गई है। किसके अंदर होता है? जंतुओं में। यानी कि हमारे अंदर हम जो भी फूड ले रहे हैं, जो भी भोजन ले रहे हैं, वो हमारे जो संरक्षित होगा, वो संरक्षित होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। किस अंग में होगा? यकृत में। और कवक के अंदर भी कौन सा होता है? ग्लाइकोजन ही संग्रहित होता है। किसमें? भोजन के रूप में। ठीक है, एक और होता है, इसका नाम है स्टार्च। ये भी अल्फा ग्लूकोज के, अल्फा ग्लूकोज के कैसे बहुलक है? शाखित बहुलक है, सेम है। ये भी संचित भोजन है, लेकिन ये संचित भोजन है किसके अंदर? पादपों में। और पादप भी मैं कौन से लिखूंगा? हरे पादपों में ये क्या है? संचित भोजन है। हरे पादप जो होते हैं इनके पास में एक गुण देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है और ऊष्मा शोषी भी है, एंडोथर्मिक भी है। कारण क्योंकि बेसिकली वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, ग्रहण करती है। ठीक है, तो संचित भोजन जो है वो इसके पास क्या होगा? यहाँ पे स्टार्च होगा। किसमें होगा? हरे पादपों में होगा। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यहां तक बात। अब आती है बात कि स्टार्च जो है इसका डेवलपमेंट एक चीज से और होता था, एमाइलोज एवं एमाइलोपेक्टिन जो है संरचनाएं, वो भी इसको निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इस पर फोकस करें कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो है
इनका जो कार्य है वो स्टार्च का डेवलपमेंट के अंदर मुख्यतः देखने को मिलता है। ठीक है, तक बात। तो इसमें बात हमने किसकी की, हमने बात यहां पर की ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों ही संचित भोजन है, स्टोरेज फूड है। एक है इन द एनिमल जंतुओं में, एक है इन द प्लांट्स पादपों में। अल्फा ग्लूकोज के शाखित बहुलक हैं, ये भी शाखित बहुलक ही है। इनका संरक्षण जो है जैसे उसमें लीवर में होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, हरी पत्ती जो है उनके अंदर जनरली इसका जो स्टोरेज है, जो संग्रहण है वो देखने को मिलता है। और एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन भी स्टार्च को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यहां तक बात। तो हमने 3 डिस्कस कर लिए, सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। अब आता है कौन सा, नेक्स्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है छोटे छोटे से हैं, जिसका नाम है हिपेरिन। देखो हिपेरिन जो है ये एक प्रकार का रक्त प्रतिस्कंदक है, और रक्त प्रतिस्कंदक ये है किसके अंदर, मनुष्य के अंदर। यानी कि ये क्या करता है, बेसिकली ब्लड को फ्रीज नहीं होने देता, यानी कि जो रक्त है उस रक्त को ये क्या करता है, जमने से रोकता है। क्वेश्चन आया कि सर क्या सबके अंदर ही यही होता है, हमने कहा नहीं, कुछ के अंदर ये अलग अलग होगा, जिसमें से मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक जीव जिसका नाम होता है जोंक, जोंक के अंदर 33 खंड पाए जाते हैं उसकी संरचना में, और उसके पास रक्त प्रतिस्कंदक के रूप में, ठीक है मैं यहां पर लिख रहा हूं, रक्त प्रतिस्कंदक के रूप में उसके पास में पाया जाता है क्या, हिरोडिन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। हिरोडिन जो है वो जोंक के अंदर रक्त प्रतिस्कंदक के रूप में पाया जाता है, मतलब कि ये एंटी फ्रीजिंग, मतलब ब्लड को ये कोल्ड यानी फ्रीज होने से रोकते हैं। जैसे कोई भी जो टेम्परेचर है, बहुत लो टेम्परेचर पर चले गए तो वहां पर ऐसा नहीं कि ब्लड फ्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे हिपेरिन जो है वो हमारे अवेलेबल होता है इन द ब्लड। ठीक है, अब बात आती है अगले की, जिसका नाम है क्या, काइटिन। ठीक है, काइटिन जो है ये काइटिन एक्चुअल में अगर अपन बात करें तो कीटो और क्रस्टेशिया जो जीव हैं, क्रस्टेशिया जीव, उनका बाहरी कंकाल बनाने के काम आता है, बाहरी कंकाल बनाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो ये कठोर क्यों होता है कंकाल, इसके अंदर कैल्शियम की उपस्थिति देखने को मिलती है, और कैल्शियम की उपस्थिति के कारण ये जो आवरण है इसका, जो कवच है बाहर, ठीक है, जो उसके पार एक कवरिंग है वो हार्ड मिलती है, कठोर मिलती है। ठीक है, यहां तक बात। तो कौन कौन सा हमने डिस्कस कर लिया अब तक, हमने बात कर ली स्टार्टिंग में सेलुलोज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में ग्लाइकोजन, स्टार्च, हिपेरिन, काइटिन। एक और आता है इसमें छोटा सा, जिसको मैं इसको मिटाकर लिख रहा हूं हिपेरिन की जगह पर, ठीक है। एक और आता है जो कई बार नहीं पढ़ाया जाता काफी के द्वारा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। म्यूसिलेज जो है, म्यूसिलेज भी एक पॉलीसैकेराइड ही है, जो एक्चुअल में जिसका डेवलपमेंट जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ द सेलुलोज, यानी कि सेलुलोज के विघटन से होता है। म्यूसिलेज जो है, ये म्यूसिलेज के अंदर जल धारण की, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वो जल धारण क्षमता इसके पास में अत्यधिक पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, अत्यधिक। म्यूसिलेज जो है, ये म्यूसिलेज का आपने कहा कि सर उदाहरण बताइए। जैसे कि भिंडी का जो फल है, लेडी फिंगर, भिंडी का फल है, उसके अंदर आप देखते हैं कि जो चिपचिपाहट, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जल धारण क्षमता देखने को मिलती है, वो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। किसका, म्यूसिलेज का। म्यूसिलेज किसका एग्जाम्पल है, पॉलीसैकेराइड का। तो पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले हमने डिस्कस किया, आज चर्चा की उसके गुणों के बारे में, कि पॉलीसैकेराइड के गुण क्या होते हैं, किससे उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हमने बात की सेलुलोज के बारे में, ठीक है, उसके सारे गुणों को जाना। उसके बाद हमने स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बात की यहां पर किसके, हिपेरिन के बारे में, फिर काइटिन के बारे में और म्यूसिलेज के बारे में। अगर आप इतना भी अपने पास में नोट रखते हैं,
अगर आपके नोट्स में इतनी मैटर अवेलेबल है तो आपका जो क्वेश्चन है वो आपके पास में रजिस्टर में अवेलेबल होगा, जब पेपर के अंदर वो चीज आएगी। ठीक है, यहां तक बात। अब हम आगे बात करेंगे कृत्रिम शर्करा, क्योंकि अभी हमने पहले प्राकृतिक शर्करा के बारे में बात की थी कि प्रकृति में सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है, आपने कहा सर फ्रक्टोज। अब हम बात करते हैं कि कृत्रिम शर्करा कौन सी है, आर्टिफिशियल सैकराइड्स जो है वो कौन कौन से हैं जो नेचुरल सैकराइड से कितने ज्यादा मीठे हैं। ठीक है, यहां तक बात। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना कौन सा, आर्टिफिशियल सैकराइड, कृत्रिम शर्करा। तो स्टार्ट करते हैं हम सैकराइड्स। देखिए, सबसे पहली बात ये, हमने अब तक जितनी बात करी थी वो हमने बात की थी नेचुरली, यानी कि जो प्राकृतिक जो सैकराइड्स थी वो। अब कुछ ऐसी सैकराइड्स हैं जिसको हमने बनाया है और जो बहुत अधिक मीठी होती हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं आर्टिफिशियल सैकराइड के बारे में। सबसे पहले मैंने एक नाम लिखा जो जाना पहचाना नाम है, काफी बार पहले जो राजस्थान पुलिस, आरपीएससी, एलडीसी में पूछा गया है। सबसे पहली बात आता है सैकरीन, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट आर्टिफिशियल सैकराइड, यानी कि प्रथम कृत्रिम शर्करा। ठीक है, इसका गुण क्या होता है सर, इसका गुण यह होता है कि ये सुक्रोज से, ठीक है, सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठी होती है। ठीक है, तक बात। दूसरी बात आती है, इसका नाम है स्पार्टेन। ठीक है, ये भी एक आर्टिफिशियल सैकराइड है जो सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठी होती है। ठीक है, फिर आती है एक और जिसका नाम है सुक्रालोज, जो सुक्रोज से लगभग अपन बात करें 600 गुना अधिक मीठी होती है। और लास्ट में आती है एलिटेन, ठीक है, जो सुक्रोज से 2000 गुना अधिक मीठी होती है। तो मतलब कहने का यह है कि ये सारी जो हैं ये आर्टिफिशियल सैकराइड है, यानी कि कृत्रिम शर्करा है। और ये कृत्रिम शर्कराएं जो हैं इनको हमने प्रयोगशाला में निर्मित किया है, लेबोरेटरीज में डेवलपमेंट किया है इनका। अगर हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है कि नेचुरली सबसे मीठी सैकराइड कौन सी है प्राकृतिक रूप से, तो आपका आंसर होगा फ्रक्टोज। और अगर हमारे पास आंसर आ जाता है, क्वेश्चन आता है कि अगर बाय द वे कि हमारे पास आर्टिफिशियली जो मोस्ट स्वीटेस्ट सैकराइड जो है वो कौन सी है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा एलिटेन। अगर एलिटेन आपके ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई ना कोई होगा जिसके बेसिस पे इनको देखते हुए आप इजीली उसका आंसर जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा पार्ट कंप्लीट होता है, यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जिसको हमने 3 पार्टीशंस में डिवाइड किया था, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड द पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट पोषक पदार्थ है संतुलित भोजन का, जिसका नाम है प्रोटीन, उस प्रोटीन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू।